तो चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव में उतरते हैं। 2020 का गलवान, 2024 की वो डिसएंगेजमेंट वाली हेडलाइंस और अब अचानक 2026 की तरफ बढ़ते हुए चीन के ये नए और सच कहूं तो काफी मिस्टीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स। सरफेस पर जो दिखता है ना, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम बिना किसी शोर शराबे या प्रोपेगेंडा के सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स के बेसिस पर इस पूरी ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करेंगे। इस पूरी सिचुएशन को ना बस एक लाइन में समराइज किया जा सकता है, ना तो पूरी तरह शांति है और ना ही पूरी तरह से जंग। मतलब जब आप उन डेली न्यूज़ हेडलाइंस और डिप्लोमेटिक बयानों की लेयर्स को हटाते हैं ना, तो आपको असल में एक बहुत ही इंटेंस जियोपॉलिटिकल चेस गेम, एक तरह की बिसात पिछी हुई नजर आएगी। और यही वो ग्राउंड रियलिटी है जिसे आज हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द हिस्टोरिकल बॉर्डर रियलिटी। देखिए, इस मौजूदा टेंशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर वहां की ज्योग्राफी और हिस्ट्री को देखना होगा। फैक्ट यह है कि भारत और चीन के बीच एक बहुत ही मैसिव, लगभग 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि ये बॉर्डर कभी भी ऑफिशियली डिमार्केट यानी तय ही नहीं हुआ है। दोनों तरफ के अपने अपने क्लेम्स हैं और इसी कंफ्यूजन ने जन्म दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC को। और सच कहूं तो आज भी हर एक विवाद की असली जड़ यही है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1962 की वॉर के बाद 1993 और 96 में कुछ बहुत ही क्रूशियल पीस एग्रीमेंट्स हुए थे। लगा था कि चलो सब सेटल हो गया। करीब 40 साल तक बॉर्डर पर एक तरह की शांति रही। लेकिन फिर आता है मई 2020, जब अचानक 6 अलग अलग पॉइंट्स पर घुसपैठ होती है। और ये सब एस्केलेट होता है जून 2020 के उस ट्रैजिक गलवान क्लैश में। 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन ने भी बाद में माना कि उनके कम से कम 4 सैनिक मारे गए। सोचिए, 40 साल का वो पीस बस एक झटके में खत्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द 2024 डिसएंगेजमेंट डील। लेट 2024 में पब्लिक के सामने जो डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन रखा गया था, आइए जरा उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो हुआ ये कि अक्टूबर 2024 में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू अनाउंस किया गया। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक नए पेट्रोलिंग एग्रीमेंट की बात कही। इसमें क्या था? डेप्सांग और डेमचौक से फोर्सेस का पीछे हटना, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग को वापस ट्रैक पर लाना और जितने भी वो टेम्परेरी टेंट्स या स्ट्रक्चर्स थे उन्हें हटाना। और इसी के बेसिस पर दिसंबर 2024 तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई डिसएंगेजमेंट तो अब पूरा हो चुका है। लेकिन यहीं पे हमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए। कुछ बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं जिनमें फर्क समझना बिल्कुल क्रूशियल है। डिसएंगेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि सैनिक एक दूसरे के सामने से बस कुछ कदम पीछे हट गए हैं। वहीं डी एस्केलेशन का मतलब होता है फोर्सेस को वापस 2020 से पहले वाले लेवल पर ले जाना। और डी इंडक्शन, उसका मतलब है बॉर्डर से सेना को पूरी तरह से हटा लेना। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अभी सिर्फ पहला स्टेप यानी डिसएंगेजमेंट ही अचीव हुआ है। मतलब वो जो एक डीप म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ना, वो अभी भी बहाल नहीं हुआ है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, चाइनाज क्वाइट 2026 स्ट्रैटेजी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ दिसंबर 24 में डिसएंगेजमेंट की बातें हो रही थी और ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में चीन अपनी एक नई चाल बहुत ही खामोशी से चल रहा था। ध्यान दीजिए, दिसंबर 2024 के बिल्कुल आखिर में चीन ने होटन रीजन में चुपचाप 2 नई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंटीज बना दी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इन काउंटीज का दायरा सीधा हमारे डिस्प्यूटेड अक्साई चिन वाले इलाके तक अंदर घुसता है। मतलब वो लोग अब सिर्फ मिलिट्री के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गेम खेल रहे हैं। ऑब्वियसली इस कदम के बाद भारत को स्ट्रांगली अपना फॉर्मल प्रोटेस्ट रजिस्टर करना पड़ा। अगर आप चीन की साइलेंट स्ट्रैटेजी को डिकोड करें ना, तो ये 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, एडमिनिस्ट्रेटिव सलामी स्लाइसिंग, मतलब बिना कोई गोली चलाए धीरे धीरे कागजों पर नक्शे बदलते जाओ। स्टेप 2 है डुअल यूज बॉर्डर विलेजेस। दूर से देखने में लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल नागरिक गांव है, लेकिन असल में वहां चीनी सेना के रिजर्व सैनिक बैठे होते हैं जो उन्हें एक टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं। और स्टेप 3, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मैसिव डैम का निर्माण। ये बेसिकली पानी को एज अ स्ट्रैटेजिक वेपन यूज करने का एक बहुत ही लंबा गेम प्लान है। अब जाहिर सी बात है, भारत ये सब चुपचाप तो नहीं देखेगा ना। तो आइए देखते हैं सेक्शन 4, इंडियाज काउंटर स्ट्रैटेजी। ग्राउंड पर हमारा रिस्पॉन्स क्या है? भारत का रिस्पॉन्स काफी एग्रेसिव और सॉलिड रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने 197 चौकियों तक ऑल वेदर रोड्स बिछा दी हैं। मतलब हर मौसम में कनेक्टिविटी। ITBP का दायरा बढ़ाकर अब 1 लाख सैनिकों तक कर दिया गया है।
जो पेट्रोलिंग पहले महीने में 10 बार होती थी वो अब 12 से 15 बार हो रही है। और हाँ, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल जेट्स का डिप्लॉयमेंट ये साफ साफ दिखाता है कि भारत अब अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। लेकिन यार, हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। जरा इस डेटा को देखिए। अगर हम दोनों देशों की मिलिट्री पावर को कंपेयर करें तो चीन का जो डिफेंस बजट है ना, वो भारत से करीब 4 गुना ज्यादा है। उनके पास 1000 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जबकि हमारे पास 36 राफेल हैं। एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी गैप है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ऑनेस्टली शायद यही वो रीजन है कि चीन डायरेक्ट वॉर से कतराता है और उसकी जगह वो इन इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव हथकंडों का ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो इन सब का अल्टीमेट मतलब क्या है? सेक्शन 5, द रियल जियोपॉलिटिकल गेम। चलिए इस पूरे मुद्दे को पहाड़ों से निकालकर जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेंस से देखते हैं। $5 ट्रिलियन। जी हाँ, इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा टेक अवे है ना, वो यही है। देखिए, बॉर्डर पर छोटी मोटी झड़पें शायद आगे भी चलती रहें, लेकिन एक फुल स्केल वॉर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही देशों को पता है कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बहुत भारी पड़ेगी। तो एंड ऑफ द डे चीन की इस लंबी शतरंज के खिलाफ भारत की सबसे मजबूत ढाल कोई हथियार नहीं है, बल्कि अपनी इकोनॉमी को उस $5 ट्रिलियन के मैजिक मार्क तक पहुंचाना ही हमारा असली स्ट्रेटेजिक डिफेंस है। और इसी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा के एंड पर आते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बेहद क्रिटिकल सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या भारत का पूरा फोकस अगले 10 सालों में सिर्फ चीन के बराबर मिलिट्री पावर हासिल करने पर होना चाहिए, या फिर इस इकोनॉमिक रेस को जीतने पर? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जियोपॉलिटिक्स की इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की अपनी ये क्यूरियोसिटी ऐसे ही बनाए रखिएगा।